हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज़। आज हमारे पास बहुत ही अहम गेस्ट हैं हर्षमंदर जी, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, ऑथर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, समाज सेवा के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनकी कुछ किताबों के बारे में और कुछ जो देश की समस्याएं हैं जिन पे वो लिखते रहे उनके बारे में बात होगी। तो सबसे पहला प्रश्न हर्ष ये पूछना मैं चाहूँगा कि आप इतनी बड़ी सर्विस में थे, सिविल सर्वेंट थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, क्यों अचानक आपने आईएएस से त्यागपत्र दिया? ये सवाल बहुत पूछा जाता है और बहुत ज़रूरी भी सवाल है। कई नौजवान मुझसे पूछते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं कि आदर्शों के साथ अब सरकार में काम करना संभव नहीं है। और मेरा जवाब ये है कि आई लव द ईयर्स दैट आई स्पेंट इन द आईएएस। एक्चुअली मैं 6 दिनों में कलेक्टर रहा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बहुत दुर्गम इलाकों में, और बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट जो भी मैं जानता हूँ बहुत कुछ उस वक्त मैंने सीखा। और बहुत विरोध भी किया जब सरकार नर्मदा आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही थी। कम्युनल वायलेंस में जो मैंने हालात देखे उसमें एक अलग किस्म का स्टैंड लेने में, लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करने में सरकार का विरोध की भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मैंने आईएएस में देखा था। इनफैक्ट मैं एकेडमी में, आईएएस एकेडमी में मसूरी में 3 साल में प्रोफेसर भी रहा। और मैंने पहला लेक्चर एक्चुअली वाज द राइट ऑफ अ सिविल सर्वेंट, द राइट एंड द ड्यूटी ऑफ अ सिविल सर्वेंट टू डिसेंट। कि आपको सारी करियर में ये कहा जाएगा कि आपका प्राइमरी ड्यूटी है कि आप सरकार की बात को ओबे करें। और मेरा ये कहना है कि ये सच नहीं है। आपका प्राइमरी काम है कि आप हर चीज़ पे अपना कॉन्शियस पहले लगाएं। आप संविधान की रक्षा, देश के सबसे गरीब इंसान की रक्षा, उसके बाद ही आप सर्वेंट हैं। तो एक इस सब की पृष्ठभूमि में मैंने क्यों तय किया कि मैं सरकार से त्यागपत्र दूँ। मैं इट वाज एक्चुअली आई हैड फिनिश्ड 20 years, सो इट वाज एन अर्ली रिटायरमेंट टेक्निकली। तो 2002 का जो नरसंहार हुआ था उस वक्त सरकार हमें इजाज़त देती थी कि आप 3 या 4 साल एनजीओ में काम कर सकते हैं ड्यूरिंग योर करियर। और मैं ऑन लीव था और मैं एक्शन हेड में था। और एज एन इंडिविजुअल सिटीज़न जब मैंने सुना कि क्या हुआ था गुजरात में, तो आई वेंट टू वॉलंटियर टू वर्क इन द रिलीफ कैंप्स वहाँ जो चल रहे थे। उन रिलीफ कैंपों में मैंने जो कहानियाँ सुनी, जो अब हम जानते हैं, इतनी क्रूरता, इतनी हिंसा, मतलब कल्पना भी करना मुश्किल था कि अब क्या हो गया है। मतलब एक छोटा बच्चा इतना बड़ा, वो कहता है मैं प्यासा हूँ, चारों तरफ सबको जला रहे हैं, रेप कर रहे हैं, तो उसको चुरा दिखा के वो पेट्रोल का बोतल देते हैं, उसको पिलाते हैं और फिर उसके मुंह के अंदर वो मैच स्टिक और ही एक्सप्लोड्स। इस तरह का, मतलब सेक्सुअल वायलेंस इतना ज़्यादा था, इतनी क्रूरता की बात मैंने सुनी। और सरकार की भूमिका, और ये मैं बहुत स्ट्रांगली कहता हूँ, मैंने दंगों को कई हैसियत से देखा है। एज ए सर्विंग ऑफिसर 84 राइट्स को देखा, हैंडल किया, बाबरी मस्जिद के दंगों को हैंडल किया। फिर 2002 के बाद एज ए पीस वर्कर, एज ए ह्यूमन राइट्स वर्कर, और फिर मैंने बहुत इसका शोध भी किया है। और एक चीज़ मैं बहुत साफ मुझे समझ में आता है, अगर आप कोई भी दंगा कुछ, मैं तो कह रहा हूँ कुछ घंटों से ज़्यादा चलिए, 24 घंटे से ज़्यादा चले, तो आप मान के चलें कि ये सरकार की सहमति से चला है। अभी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसाद जो हुआ था, दिल्ली के शहर में एक छोटे इलाके में दंगा 5-6 दिन तक चलता है, जहाँ पूरा गवर्नमेंट है, फौज है, पैरामिलिट्री है। तो बेसिकली जो मैंने सुना और देखा, आई फेल्ट के जो एक तरह से आत्मा है हमारे देश की, द आइडिया कि हम अलग अलग मज़हब के लोग, अलग जाति के लोग प्रेम के साथ, बराबरी के साथ रह सकते हैं, वो टूटता जा रहा है। और बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जो मैं सरकार के अंदर बैठ के लड़ सकता हूँ, लेकिन ये एक लड़ाई है जहाँ मैं एक स्वतंत्र नागरिक के हैसियत से ही लड़ना
संविधान की ही बचाव के लिए लड़ना ज़रूरी तो था। हर्ष, आपका हमेशा ये एक एफर्ट रहा कि समाज में प्यार बढ़े, नफ़रतें ख़त्म हों। तो इस जर्नी में जो ये आप कारवाने मोहब्बत लेके जाते थे, उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ कि क्या समाज दोबारा मोहब्बत की तरफ आ सकता है, या ये कि ये नफ़रत का जो रास्ता हमने चुन लिया है अब इसी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे? फिर से बहुत अच्छा सवाल है। गुजरात के की हिंसा नरसंहार के बाद जब मैंने सर्विस छोड़ा और फिर मैं बहुत काम किया, 1 साल 8-9 महीने मैंने रिलोकेट करके वहाँ उनके बीच में रहा भी। और मेरी परिवार वाले, मेरी पत्नी बताते हैं कि एक ऑलमोस्ट जैसे एक साइकोलॉजिकल पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर टाइप ऑलमोस्ट हो गया था। रात को मैं मतलब बुरे सपने आते थे, ये सारी कहानियों को देख के मैं व्हेन आई लुक बैक मैं समझता हूँ। और नॉट ओनली दैट, मैंने देखा कि जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ था, जिनके साथ मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो मेरे साथ IAS में रहे हैं, मेरा अपना परिवार एक्चुअली बंटवारा से प्रभावित है। मेरे माँ बाप रावलपिंडी के थे, बंटवारा के हम लोग उजड़े हुए परिवार हैं। उनका मैंने देखा कि 2002 के मेरे फैसले के बाद ऑलमोस्ट 70-80% मेरे रिश्ते समाप्त हो गए। उन्होंने दे जस्ट कैंसल्ड मी आउट ऑफ देयर लाइव्स। इतनी नफ़रत आ गई थी। और 20% 25% लोग बचे रहे जिन्होंने मुझे स्वीकारा, और नए रिश्तों का एक अंबार सा हुआ। लेकिन वो जो टूटे हुए रिश्ते थे उसका भी बहुत ज़्यादा मुझे कल्पना भी नहीं थी कि मेरे दोस्तों के में मेरे रिश्तेदारों में इतनी ज़्यादा नफ़रत की भावना छिपी हुई थी। इस सब के बीच में फिर भी एक बहुत बड़ी उम्मीद, क्योंकि मैं इतना वक्त गुजारा, ये सवाल हम पूछते भी नहीं हैं, लेकिन लोग बताते थे इस तरह से उन्होंने मारा, इस तरह से रेप किया, इस तरह से घर जलाया। तो मैं पूछता था फिर किसी ने बचाया भी आपको? और मैं फिर जो कहानियाँ सुनता था, अब मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, आप कोई जगह मुझे गुजरात में ले जाए और कहें कि ये क्रूरता की एक घटना थी जो हिंदुओं ने की, मैं दावे के तौर पे आपको 3 तो कम से कम वो कहानियाँ भी उसी जगह से निकालूंगा जहाँ लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हालत में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बचाया भी। नहीं तो 2000 लोग नहीं मरते, वहाँ 10-20 हज़ार लोग मरते। तो मुझे लगता है कि दैट हेल्प मी हील एंड होप। अब कारवाने मोहब्बत तक जब हम पहुँचे, जो लिंचिंग बढ़ रहा था, मुझे लगा कि पूरे देश में एक तरह का एक खामोशी बैठ गई थी। मतलब जो हम लोगों का जो विरोध होना था, वो विरोध की आवाज़ें बहुत सीमित थी। और जब मैं प्यार की बात करता हूँ, सॉलिडारिटी, बंधुता जो हमारे संविधान में लिखा है, उसका मतलब क्या है? मेरे हिसाब से अगर उसका एक मतलब ये है, 2 इंसानों के बीच में अगर सबसे बड़ा कोई रिश्ता है, मैं मानता हूँ वो है दर्द का रिश्ता। कि पहलू खान के पीठ पे चाबुक लगे, मेरे पीठ में दर्द उठे। आपका घर में आपकी माँ को मार दिया जाए, मेरे आँखों से आंसू निकले। जब जुनैद एक लड़के का दिल्ली के पास ट्रेन में मारे गए थे, जो अर्ली लिंचिंग्स में, स्पॉन्टेनियसली मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसकी शुरुआत में मैंने ये कहा था कि जुनैद मेरा बेटा था। और आगे मैंने कहा कि मैं जब वो ज़िंदा था मैं उनको नहीं जानता था, और मेरी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी से बहुत अलग है। मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं हर मज़हब को सम्मान देता हूँ लेकिन ईश्वर को नहीं मानता हूँ। वो एक मदरसा में पढ़ रहे थे, हाफिज़ बन गए थे, मतलब एक छोटी उम्र में उन्होंने पूरे कुरान को पढ़ा था। मरने के 20 दिन पहले वो एक्चुअली उस कुरान को अपनी मेमोरी से गांव वालों को उन्होंने सुनाया, और तोहफे के तौर पे उन्हें कुछ 1000-1500 रुपये गांव वालों ने इकट्ठा करके दिया। ईद आ रही थी तो अपने भाइयों को लेके वो दिल्ली के चांदनी चौक में गए और कुछ उपहार अपने परिवार के लिए लाने वाले। लौटते समय उनका जिस तरह का कत्ल हुआ, मैंने कहा कि उस हालात में
मुझे लग रहा है कि मैंने अपना बेटा खोया है। और आखिर में मैंने एक और बात कही और जो मैं दोहराना चाहता हूँ उस आर्टिकल में, मैंने कहा कि वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, उस ट्रेन में जो बैठे लोग थे उनका भी वो बेटा ही था, क्योंकि एक भी इंसान ने रोका नहीं, एक भी इंसान ने हस्तक्षेप नहीं किया। फिर उनको जब वो बहुत बुरी तरह से मतलब घायल हो गए थे, खून बह रहा था, तो लोगों को लगा कि अब पता नहीं इसका क्या होगा, तो ट्रेन के स्टेशन में, गांव का स्टेशन था, वहाँ पे उसको फेंक दिया उसके भाइयों। हम उस स्टेशन में गए बाद में, उसके भाई ने कहा कि 45 मिनट तक वो ज़िंदा था, उनके गोद में वो मतलब आखिरी सांसें उसे हो रही थी। वो कह रहा था कोई हमें हेल्प करे, कोई आए। तो वहाँ सारी शाम के 6-7 बजे थे, बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे लोग थे, स्टेशन मास्टर ने, हम सब के पास गए। मैंने कहा आप लोगों ने सहायता, हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने लिखा कि वो बेटा उनका भी था जो स्टेशन में थे, हम सब ने मिल के उसे मरने दिया। तो जो वो खामोशी है ना, हम जर्मनी का इतिहास देखें, जर्मनी में जिस तरह का होलोकॉस्ट हुआ, जहाँ पे 3 करोड़ लोगों को यहूदियों को मारा गया, आगे की पीढ़ियाँ सवाल ये पूछते हैं अपने माँ बाप से, उनके माँ बाप से, कि आप लोग चुप कैसे रहे, चुप क्यों रहे। तो एक तो जवाब वो देते हैं कि हम इसलिए चुप रहे क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं था, जो सच नहीं, क्योंकि सड़कों पे ही चल रहा था। तो एक तो कारवां में हमने तय किया कि हम ये इजाज़त तो आपको देंगे नहीं, हम तो बताएंगे आपको कहानी। आप ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं, हम फिल्म बनाएंगे, लिखेंगे, जब तक आपके ज़मीर पे चोट नहीं आए तब तक हम बताते रहेंगे। लेकिन कारवां का जो बड़ा सोच था वो ये था कि हमने तय किया, हमने वादा किया है कि हम कोशिश करेंगे कि हर परिवार जहाँ लिंचिंग हो वहाँ हम जाएंगे, लेकिन हम एज ए ह्यूमन राइट्स वर्कर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए फैक्ट फाइंडर नहीं जाएंगे। हम जाएंगे जैसे आपके परिवार में ये हुआ है, ये कहने के लिए कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके दर्द को कंडोलेंस के लिए जाएंगे, कंडोलेंस के लिए जाएंगे। बिल्कुल। तो पहला तो ये है। दूसरा, हम माफ़ी मांगने जाएंगे, ये कहने के लिए कि देश की जो हालत हुई है उसमें हम रोक नहीं पाए, तो हम भी एक तरह से उसके गुनहगार हैं, तो उस गुनाह का माफ़ी भी मांगेंगे। तीसरा, हम उनको ये आश्वासन देना चाहेंगे कि जाने के तय किया कि आप कानून की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या आपकी ज़िंदगी, टूटी ज़िंदगी को दोबारा बनाना चाहते हैं, हम आपका साथ रहेंगे। लेकिन मैं बस एक बात कहना चाह रहा था कि ये सब तो हमने किया, और एक कारवां चला 3 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, हमने सोचा कि एक बार करेंगे, लेकिन इसका इतना ज़्यादा, इट मेंट सो मच टू द फैमिलीज़ दैट वी रियलाइज्ड कि कोई आया नहीं, मतलब नोबडी। बार बार हम पूछते थे, जो गुजरात में सवाल पूछता था, किसी ने आपकी सहायता की होगी, कोई तो आया होगा, किसी ने तो रोका होगा। और इतने वक्त में समाज में ये स्थिति आई जब वो हर जगह, मैं तरसता रहा ये सुनने के लिए कि मेरे हिंदू भाई ने ये किया, या बहन ने ये किया, लगभग कहीं किसी ने हेल्प नहीं किया। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। कोई पॉलिटिशियन नहीं आया ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन समाज से किसी ने हेल्प नहीं किया। और दूसरा था कि बहुत क्रूरता, मतलब फैमिलीज़ हमें ये कहने लगे कि अरे गोली ही मार देते, छुरा मार देते, ऐसे ही मार देते, इतना टॉर्चर क्यों किया। उसके आँखों को नोच नोच के निकाला, उसके शरीर के हिस्से को जलाया, ये हम लोगों ने जगह, उसके जो गुप्त अंग हैं उसमें पत्थर मार मार के, इतनी नफ़रत लगभग एक अनजान व्यक्ति के खिलाफ कैसे पैदा हुआ है, समाज में क्यों पैदा हुआ है। और पुलिस की जो रवैया है, जो उनको मतलब मारने वालों को बचाना, और पॉलिटिशियंस का, तो मुझे लगता है कि जो गुजरात का भी वक्त और जो अब के वक्त में जो लिंचिंग का वक्त में डिटेरिएशन हुआ है, नफ़रत को एक तरह का मेन स्ट्रीम सा बन गया है। और जो मारने वाला है वो वीडियो ले रहा है, अपनी तस्वीर के साथ वीडियो ले रहा है, ऐसे अपराध के लिए जिससे वो शायद फांसी भी हो सकती है। तो उसको वो बहुत क्लियर है कि मैं हीरो हूँ, सरकार इससे मुझे फ़ायदा ही मिलेगा। और उस वीडियो को जगह जगह भेजने से एक
एक मैसेज जाएगा इस कम्युनिटी कि ये आपकी स्थिति है। एक मतलब आप सवाल पूछना चाह रहे थे, एक जगह हम गए थे झारखंड में, जहाँ पे एक्चुअली वो वीडियो ले रहे थे उस आदमी को मारते हुए। जब वो वीडियो ले के तुरंत अपलोड किया, वो उनके पिताजी फिर भी जिंदा थे, उसके बेटे ने उस वीडियो को देखा और फिर अपने पिता को लिंच होते हुए देखा। और 1 घंटा दूर था वो जगह, उनके माँ बाप, वो कोशिश किया मोटरसाइकिल में निकलने के लिए, 16 साल का था, चला नहीं सकता, उसका एक्सीडेंट हुआ। फिर माँ को बुलाया, जब तक वो पहुँचे तो सब खत्म हो गया था। पर इमेजिन के वीडियो में मेरे पिताजी को लोग इस तरह से मार रहे हैं, और उससे उसको एक जैसे वो हीरो हैं। मतलब उसमें मुझे लगता है क्या बहादुरी, जब एक मतलब 100 लोग मिलके किसी आदमी को इस तरह से, मैं तो बहादुरी वो है जब जो महात्मा गांधी ने बंटवारे के वक्त में कहा, पूरे देश में इतनी मतलब 10 लाख लोग मारे गए थे, देश का बंटवारा हो गया था, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये देश सबके लिए बराबर का होगा, खड़े रहे अपने उस बात को। वो बहादुरी है। या हम लोग बचपन में वो कहानी पढ़ते थे कि वो चिड़िया को मार दिया और वो क्लेम किया, और फिर उसने कहा कि नहीं मैंने बचाया है, और बचाने वाले का क्लेम क्या। तो ये बात तो हुई कि जो आप फ्रेटर्निटी शब्द है प्रिएम्बल में, उसके ऊपर आपने बड़ा जोर दिया कि समाज में लोग एक दूसरे का दर्द समझें। हमारी प्रिएम्बल में दर्द समझे ही नहीं, महसूस करें। एक दूसरा जो बहुत बड़ा वर्ड प्रिएम्बल में है, और आपकी कई किताबें उस थीम के आसपास हैं, जस्टिस। तो आपको क्या लगता है कि स्टेट ऑफ जस्टिस का क्या हाल है, जिसमें आपने इनइक्वालिटी भी एक जस्टिस का हिस्सा है। तो इनइक्वालिटी और जस्टिस, इस थीम पे आपने जो कुछ लिखा है उसके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, जो हमारी जो प्रिएम्बल है और एंटी-सीए प्रोटेस्ट में, मतलब ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगा कि एक ऐसे वो 100 दिन निकले जहाँ पे लगभग रोज़ मैं किसी नए जगह में था, लाखों लोग इकट्ठा होते थे और इसी प्रिएम्बल की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे। एक हाथ में गांधी जी की तस्वीर होती थी, एक हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर, और ज़िंदगी में वो साथ नहीं हो पाए, पर इस आंदोलन ने उनको साथ किया। एक मोहब्बत के प्रतीक, एक समानता के प्रतीक, और मुझे लगता है कि वो इस मूवमेंट ने साथ में किया। और आखिर में एट द एंड ऑफ द मूवमेंट हमेशा वो एक छोटी लड़की को लाते थे और वो प्रिएम्बल को एक लाइन पढ़ती थी और पूरा जो मजमा है वो उसको दोहराती थी। तो काफ़ी वक्त मैं एक्चुअली उस प्रिएम्बल के बारे में लोगों के साथ बात करता था। और आपने जस्टिस की बात की, मुझे एक्चुअली 4 शब्द हैं अंग्रेज़ी में, हमें इतना ज़्यादा उसका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हिंदुस्तानी में हम बात करें तो कुछ समझ में आता है। इंसाफ, लिबर्टी आज़ादी, इक्वालिटी समानता, बराबरी, और जो फ्रेटर्निटी है एक्चुअली उसमें जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी प्रिएम्बल में है, बहुत खूबसूरत शब्द है, वो शब्द है बंधुता। और मैंने इसमें और अध्ययन किया तो बंधुता एक्चुअली संस्कृत से निकाला गया शब्द है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, और वो भावना कि आपके साथ अन्याय हो, मैं आपसे बंधा हूँ तो मैं भी उसको महसूस करूँगा। और ये हर मज़हब भी सिखाता है, और आजकल इस्लाम पे वो है। तो मैं एक्चुअली प्रॉफिट मोहम्मद की एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रिएम्बल से एक्चुअली बहुत ज़्यादा नज़दीक भी है। उनका कहना था कि अगर आप नाइंसाफ़ी देखते हैं अपने सामने तो आपका क्या फ़र्ज़ होता है। तो कहना है कि सबसे कम से कम आप अपने दिल से रिस्पॉन्ड करें, मतलब आपको दिल में दर्द तो उठे। और जो कुछ बेहतर इंसान है वो ज़ुबान से रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और जो सबसे अच्छे इंसान है वो अपने हाथों से रिस्पॉन्ड करें, मतलब उनके खिलाफ़ एक्शन लेंगे। मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ मेरे देशवासियों से कि हर एक एक्टिविस्ट बन जाएगा, एक्शन लेंगे, इतना भी नहीं कि वो आवाज़ उठाएंगे सब लोग, पर हम सब दिल से तो दर्द तो उठे। और मुझे लगने लगा इस पूरे लिंचिंग के दौर में, ये जो 4 साल 5 साल निकले, कि वो दर्द जब अगर ख़त्म हो गया है कि मेरे
एक 14 साल का बच्चा जिस तरह से मारा गया है, कोई किसी के किचन में घुस के उसका मीट देखता है और उसको ख़त्म कर देता है, और जिस क्रूरता से मारा गया है, और पड़ोसियों में कोई सहायता नहीं करने, कोई बाद में भी सहायता करने नहीं आता किसी को। और हम अखबार में पहले पृष्ठ में पहले पढ़ते थे, फिर वो तीसरे चौथे पृष्ठ में चला गया, अब तो लिखना भी बंद हो गया। तो मैं अपने देशवासियों से इतना तो अपेक्षा करता हूँ कि वो फर्स्ट स्टेज तो हो, कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, किसी के साथ इस तरह की क्रूरता हो तो मैं दर्द तो महसूस करूँ उसका। वो मुझे लग रहा था कि लगभग सुन सा हो गया है, और गुजरात और इसके बाद का फ़र्क भी मुझे महसूस। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदवादी व्यक्ति हूँ। मेरे दोस्त कहते हैं कि लगभग जैसे बच्चों जैसी उम्मीद, मतलब आप निराश होने के लिए तैयार ही नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम निराश हो जाएं कि देश, हमारा समाज बदल ही नहीं सकता है, तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं, तो मैं भी कुछ नहीं करूं, बस कुछ बेहतर हो ही सकता है तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब मेरे दिल की उम्मीद जब टूटने लगी ये कारवां की यात्राओं में, जबकि 3 साल हम लोग 30 से ज़्यादा यात्राएं की, हर महीने हम निकलते थे, कई 100-150 परिवारों के साथ हमने रिश्ता बनाया। ये जो क्रूरता, ये कि कोई सहायता नहीं कर रहा है, ये जो खामोशी, मुझे लगा कि शायद हमारा समाज अब मतलब उस एक लकीर से आगे निकल गया है। लेकिन जब एंटी सीओ प्रोटेस्ट शुरू हुए और हमने देखा कि एक जगह मिली जहां अचानक यूनिवर्सिटीज़ में, सड़कों पे, हर जगह हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सचमुच इकट्ठा खड़े हुए। ये ऐसा कानून था, हमें बहुत कम वक्त होता है जहां जो पीड़ित नहीं हैं वो शामिल होता है उस लड़ाई में पीड़ित के साथ। तो कई स्लोगन्स मैंने पढ़े जो स्टूडेंट्स लिखे थे। एक था यू डिवाइड वी मल्टीप्लाई, आप हमें जितना बांटेंगे उतना हम बढ़ेंगे। लेकिन एक और भी खूबसूरत, मेरा फेवरेट था, एक लड़की ने लिखा था कि 2 शब्द हैं जो मेरा दिल तोड़ देता है, और वो 2 शब्द क्या हैं? एक्सेप्ट मुस्लिम। अब एक हिंदू लड़की लिखती है कि मेरा दिल सबसे ज़्यादा तब टूटता है जब आप मेरे मुस्लिम बहनों और भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हों। तो यही फ्रेटर्निटी पर आपने जो सवाल पूछा, तो इंसाफ क्या है? ये तो जब हम इंसाफ शब्द इस्तेमाल करते हैं तो, और बराबर का इंसाफ, हम लोग ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे खुल के बिल्कुल अलग मापदंड हैं। आप पुरुष हों, महिला हों, आप हिंदू हों या मुसलमान हों, आप दलित जाति के हों, या जो हाथरस और उन्नाव में जो लड़कियां गैंग रेप हुई थी, यहाँ दिल्ली में हम लोग जिस तरह से उठे, वहाँ नहीं उठे ना, कोई फ़र्क तो था। और मैं डेथ पेनल्टी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मतलब और कई लोग जो हेट मेल लिखते हैं, उन्होंने कहा कि जब अफजल गुरु को भी फांसी की सज़ा मिली और अजमल कसाब को भी मिली, तब भी आपने कहा कि उनको भी फांसी नहीं देनी चाहिए, तो आप तो बिल्कुल देशद्रोही हैं। नहीं, मैं मानता हूँ कि हम समाज को कोई हक नहीं है सरकार किसी की भी जान लेने की, और हर एक को एक मौका मिलना चाहिए हमेशा के लिए कि वो बेहतर हो सके। ये मेरा मानना है। वो तो एक अलग डिबेट है कि डेथ पेनल्टी हो या ना हो। मैं ये कह रहा हूँ कि टेररिज्म के मामलों में कई लोगों को डेथ पेनल्टी मिला है, और ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप भी बहुत इनडायरेक्ट एक छोटा रोल प्ले करना, आज तक भी दंगों में जिन्होंने लीड किया है, शामिल हुआ है, एक भी डेथ पेनल्टी नहीं हुआ है। तो बराबरी का तो सवाल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे कानून, हमारे संविधान ने बराबरी का, इंसाफ का वादा किया था कि आप किसी भी जाति, किसी धर्म के हों, औरत मर्द, तीसरी जेंडर के हों,
मज़दूर हों, सबसे अमीर पूंजीवादी हों, एक ही कानून हम सब के लिए होगा, ऐसा लगता नहीं है हमारे देश में। और इतना ज़्यादा फ़र्क है। अभी मोस्ट रिसेंटली जो एक तो लव जिहाद का इतना विचित्र विचार ही इतना विचित्र है कि ये आइडिया के खूबसूरत मुसलमान लड़कों को मदरसों में खोजा जाता है, उनको तैयार किया जाता है कि आप कैसे हिंदू लड़कियों को आकर्षित करें। जैसे हिंदू लड़कियों के दिमाग में तो कुछ भूसा भरा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा उनकी एजेंसी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। नहीं, वो तो है ही, पर ये एक सामाजिक सोच के तौर पे जब बढ़ा तो दैट वाज बैड इनफ। यूपी के चीफ मिनिस्टर डीजीज, आईजीज और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मीटिंग बुलाते हैं लव जिहाद के बारे में कानून पारित करने से पहले। मैंने देखा कि एक भी अधिकारी ने नहीं कहा कि ये हमारे संविधान ये हक देता है कि अगर कोई एडल्ट है वो अपना पार्टनर को चुन ले, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक भी, सब अधिकारियों ने क्या, सब अधिकारी सहमत भी हुए कि हम लोग जांच करेंगे जहाँ भी मुस्लिम और हिंदू के बीच में ये हुआ है। फिर कानून ऑर्डिनेंस के तौर पे पारित हुआ। उसके क्रियान्वयन में इतना विचित्र है कि लड़का मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, तब वो कानून होगा। अब जब उल्टा है, जहाँ आदमी हिंदू और लड़की मुसलमान, तो ना सिर्फ वो कानून उनके खिलाफ लागू नहीं हुआ बल्कि पुलिस प्रोटेक्शन उनको मिला। जी। तो बराबर का इंसाफ का तो। चलिए हर्ष, क्योंकि समय कम है, ये आपकी नई किताब जो है आई है पेंडेमिक के बारे में, लॉकिंग डाउन द पुअर, तो ये हिंदी में भी जल्दी से निकाली, हिंदी में भी बहुत जल्द आने वाली है। तो पेंडेमिक में आपने ये जो कंसेप्ट था सॉलिडेरिटी का, फ्रेटर्निटी का और जस्टिस का, इसको किस तरीके से ग्राउंड पे देखा या एक्सपीरियंस किया? जी फैज़न साहब, ये अरुंधति रॉय ने कहीं एक बात कही जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। उन्होंने कहा कि ये जो कोविड-19 है, ये एक वायरस तो है, लेकिन साथ में एक एक्सरे भी है। एक्सरे है समाज का। इसने दिखाया है कि हम किस तरह के लोग हैं। और मैं इसमें किताब में लिखता हूँ कि जो मध्यम और उच्च वर्ग है इस देश का, हमने अपने आप को दिखाया है कि हम लोग, हमारे दिल में जो गरीब के प्रति जो दर्द, थोड़ा सा भी दर्द होता है, बंधुता की भावना होती, तो उसकी इतनी कमी दिखी इस दौरान। मैं सरकार की बात तो बाद में करूँगा। हमारे प्रधानमंत्री जब पहला भाषण दिए कि लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है, और पूरे देश को 3.5 घंटों के अंदर उन्हें लॉकडाउन किया। चीन में एट इट्स पीक 5% आबादी को ही लॉकडाउन किया गया था। यहाँ रातों रात उन्होंने 100% किया। तो उन्होंने जब कहा कि 4 चीज़ें कहीं कि आप अपने घर के अंदर रहिएगा, आप वर्क फ्रॉम होम करिएगा, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, आपस में दूरी, और हाथ धोते रहिएगा। जब मैं उनको सुन रहा था तो मेरे मन में सवाल उठता रहा कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्या वो भूल गए हैं कि इस देश में और शहरों में जहाँ से ये शुरुआत हुई, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर ही नहीं हैं। तो आप उनसे, वो कहाँ रहें? या फिर जहाँ 10 लोग एक छोटी सी खोली में रह रहे हैं, वो सामाजिक दूरी कैसे रखेंगे? उनके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। आप कह रहे हैं कि हाथ धोते रहिए। अरे मेरे घर में रनिंग वाटर नहीं है। झुग्गी झोंपड़ी में कोई भी देखे तो जब टैंकर आता है तो लोग टूट के, और मतलब एक घड़े को खरीदने के में बताते हैं कि 1/4 उनके दिन की कमाई हो जाती है। आप उनको कह रहे हैं कि आप हाथ धोते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि जब वर्क फ्रॉम होम, हम लोग जब मध्यम वर्ग में वर्क फ्रॉम होम, आपको भी तनख्वाह मिलती रही ना, लेकिन जो आदमी 9 आउट ऑफ 10 वर्कर्स अगर इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, हम और आप जानते हैं कि अगले दिन से वो खा नहीं पाएंगे। तो जब हमें सरकार हमसे कह रही है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना। तो जब एक्सरे की बात हो रही है
तो मुझे अपने समाज के एक्सरे में ये दिख रहा है बहुत साफ कि हमारा समाज ऐसा है जहाँ कुछ ज़िंदगियाँ बहुत ज़रूरी हों, उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी ज़िंदगियाँ जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, जिनके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉट ओनली पूरे दुनिया में और पूरे इतिहास में सबसे बड़ा लॉकडाउन और सबसे क्रूर लॉकडाउन हिंदुस्तान में हुआ है। प्लीज़ ये याद रखना ज़रूरी है कि सबसे छोटा पैकेज ऑफ असिस्टेंस भी हिंदुस्तान में था। देखिए, ओनली अबाउट 1% एक्चुअल ट्रांसफ़र टू द पुअर इज़ अबाउट जीडीपी का 1%। प्रभात पटनायक, ज्योति घोष और मैंने 2-3 लेख लिखे जहां हमने कैलकुलेशन के साथ बताया कि जैसे आपको, हम सबको जो मध्यम वर्ग में है, हमें सैलरी मिलता रहा, गरीब की गलती तो है नहीं कि आपने लॉकडाउन किया। असंगठित मजदूर को भी न्यूनतम मजदूरी तो कम से कम आप दीजिए एज लॉन्ग एज लॉकडाउन, और उसमें 6,000 रुपये प्रति परिवार, और जो राशन का जो है यूनिवर्सल पीडीएस फ्री टू ऑल पर्सन्स। तो सरकार ने शायद दिया 8-9 महीने तक राशन बहुत मुश्किल से कुछ लोगों को दिया, लेकिन मेनली जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स वो सिर्फ 3% ऑफ जीडीपी उसका कॉस्ट रहता है, जस्ट 3%, और हम इजीली अफोर्ड करते हैं। और जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर वो होता तो ये बहुत सारे माइग्रेंट मजदूरों को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल ही रही है, वो मार्केट में उसको खर्चते तो इकोनॉमी में भी। मगर मुझे लगता है इसमें सरकार ने कोई ऑर्डर किया था और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फेवरेबल ऑर्डर नहीं किया। नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट की मेरा ही केस माइग्रेंट वर्कर्स का था, सरकार ने बिल्कुल डिनाई किया। प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने ये कहा कि हम अपील करते हैं 2 चीज़ों का, कि जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको तनख्वाह देते रहें, जो आपके लैंड मकान मालिक हैं वो आपसे किराया न लें। ये मतलब एक तरह से चैरिटी। एक तो असंगठित मजदूरों में लगभग 15-20% ही हैं जिनके मालिक को पहचान हो सकता है। मैं अगर रोज़ लेबर अड्डे में आता हूँ, किस दिन कौन मेरा मालिक होगा, रोज़ बदलता है। या मैं सड़कों में अगर सब्ज़ी बेचता हूँ, मेरा मालिक कौन होगा। दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी ये तो नहीं हो सकती कि मैं एक बार आपकी दया के लिए मैं अपील करूँ और आप ना करें तो मैं कुछ नहीं करूँ। ये तो जिम्मेदारी, और एम्प्लॉयर्स ने भी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन करो, ये तो आपने फैसला किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उस दौरान लोग जीवित रहें। और फिर जो डबल स्टैंडर्ड्स मज़दूरों के साथ जो हुआ हम लोग सब जानते हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं, पर प्लेन जब शुरू हुए तो मज़दूरों को ट्रेन में घुसने के लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना था, भूखे मर रहे थे, किस तरह से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना था, आपका क्वारंटीन 14 दिन का दूसरी तरफ में था। जब प्लेन शुरू हुए कि दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, तो ना आपको क्वारंटीन की ज़रूरत थी, ना आपको डॉक्टरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। और मिनिस्टर ने कहा, मतलब अगर जो मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग के लिए प्रैक्टिकल नहीं है तो आपने मज़दूरों के लिए उसको प्रैक्टिकल कैसे माना। और जो सॉलिडारिटी या बंधुता की बात है, मैं एक चीज़ मेरे मन में कई बार उठा, कई स्टूडेंट्स कोटा में फंस गए थे, तो सरकार ने उनके लिए बसें भेजी, अच्छी बसें, और उनको घर, उसमें भी बड़ा डिस्प्यूट हुआ, नीतीश कुमार ने डिले किया, यूपी से बसें पहले चली गईं, काफ़ी उसमें भी हंगामा हुआ। पर मेरा एक सवाल था कि उसी वक्त मज़दूरों का, और ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पार्टीशन से भी ज़्यादा लोग जो घर से बेघर और सड़कों में इस दौरान निकले, और पूरे मानव इतिहास में इससे बड़ा जो माइग्रेशन है सिर्फ एक है, जो अफ्रीका से जो गुलामों के तौर पे अमेरिका में गुलाम ले गए थे। इतना बड़ा मतलब हादसा हुआ, और सरकार ने कुछ नहीं की, उनको पीड़ित की। मैं कहता था, जब जो स्टूडेंट्स कोटा, मैं नौजवानों के लिए कहता हूँ, कोटा में जो स्टूडेंट्स को वो सुंदर बसें गई और उनको लेने आए, तो एक छात्र होता, एक जो कहता मैं इस बस पे चढ़ूँगा नहीं और अपने घर पे तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मज़दूरों को भी ये सुविधा ना दें। तो हम लोग
मतलब दूसरे का जो बंधुता का मेरी ये जो समझ है, दर्द का रिश्ता, हमने तो दर्द का रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया है। और जो लेबर इकोनॉमी से रवि श्रीवास्तव से एक बार बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो भूख का, बेरोज़गारी का, वो सब तो है, लेकिन कुछ इससे भी बड़ा टूटा है। और वो क्या है? वो है विश्वास। मज़दूरों का जितना भी हम उनका शोषण कर रहे थे, कोई कानून का ये फ़ायदा नहीं था। उनको ये विश्वास था कि जब बहुत तकलीफ़ का वक्त आएगा, सरकार हमें बचाएगी और हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हमें बचाएंगे। और हमने ये साबित किया कि जब तकलीफ़ का वक्त आएगा तो हमें कोई परवाह ही नहीं आपके बारे में। वी थ्रो यू टू द वुल्व्स। उनका रवि श्रीवास्तव जी मुझे कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक जिसका असर रहेगा वो विश्वास तोड़ना। अब बहुत खुश हैं कि बहुत सारे लोग वापस आ रहे हैं। किस स्थिति में आ रहे हैं? मतलब बिहार से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से जब ये लोग गए, इसलिए क्योंकि कोई रोज़गार की संभावना नहीं थी। ये सारे रेमिटेंस इकोनॉमीज़ हैं, मतलब बिहार और ये सब इकोनॉमीज़ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हर जगह ये लोग काम कर रहे थे। उस स्थिति में वो पहुंच गए कि उस जो परिवार गांव में बचा था, उन पे वो निर्भर हो गए कि आप थोड़े पैसे भेजिए, हम घर तो आ सकें, आप हमें खिलाइए। अब वो कब तक चलेगा? तो उस मजबूरी में वो लोग वापस आए हैं। लेकिन अब तो इतना साफ है कि ना सरकार को हमारी परवाह है, ना हमारे मालिकों को परवाह है। हम लोग खाना बांटना दूसरे तीसरे दिन से शुरू हुए तो बहुत सारे अनुभव हुए। एक चीज़ जो मेरे कई साथियों ने देखा कि बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं दिल्ली में, नोएडा वगैरह में, उसके बाहर जो जिनको हम नौकर कहते हैं, वो इकट्ठा होते थे और हम लोग वहाँ देते थे। उनसे जब बातचीत हुई तो समझ में आया कि जो उनके मालिक थे घरों में, उनको ये पता चला कि ये लोग बांट रहे हैं तो वो हमें फ़ोन कर देते थे। लेकिन खुद वो 1000 रुपये का पैकेट जो हम बनाते थे, जिससे 10 दिन उनका खाना चले, वो खुद उसको देने के लिए तैयार नहीं। हर्ष, क्योंकि एक एकेडमिक का हमारा चैनल है, तो ये आप देखिए कि एक आपने वो एक्सपीरियंस किया कि समाज धर्म के नाम पे 2 क्लासेस में बट गया और उसमें आपस में नफरतें हो गईं और वो क्रुएल्टीज रिलीजन के नाम पे हुई। यहाँ फिर एक आप देख रहे हैं कि समाज बटा हुआ है। एक वो लोग जो वेल टू डू हैं, अच्छी तरह समाज की समझ लीजिए कि मिडिल क्लासेस हैं, और पुअर हैं। तो दोनों तरीक़े से समाज में आप देखते हैं कि एक केयरिंग और दूसरे के साथ जो आप कह रहे थे कि उसका दर्द एक्सपीरियंस करें, उसकी कमी आ गई। तो ये सिर्फ एक रिलीजियस मामला नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़ के है। वर्ग का भी, क्लास का भी मामला है, कास्ट का भी मामला है और रिलीजन का भी मामला है। इन सभी में हम ये पर अपवादों के बारे में भी कहना, यहाँ भी कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगभग दूसरे तीसरे दिन से मैं बेघर लोगों के बीच में काम करता हूँ। मैं जानता था कि पता नहीं ये लोग जीवित कैसे रहेंगे। और मेरे कुछ साथियों ने सारा डर के बावजूद भी वो निकले और हम लोग कई दिनों तक, पूरे दौरान भी हम लोग खाना बांटते रहे। ना सिर्फ दिल्ली में, फिर पूरे लगभग 1 करोड़ मील्स भोजन के हमने आखिर में बांटे। लोगों ने विश्वास दिया। तो उसमें जो संपर्क में मैं अपने नौजवान साथियों से शुरू में मैंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है कोरोना का, कि आप लोग रोज़ निकलते हैं? तो एक लड़के ने ये जवाब दिया जो मुझे दिल में बहुत छुआ। उन्होंने कहा कि डर तो बहुत है, लेकिन मेरे डर से बहुत ज़्यादा बड़ा है उनकी भूख, इसलिए मैं निकला हूँ। और इस तरह का मैं मतलब हम अपने संगठन के तो लोग में वो रात को बरसात में लोगों को ढूंढते थे, जगह पहुंचाते। पहले तो पहले 1 हफ्ते में बेघर लोग थे। फिर मैंने देखा कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग यहाँ से डिस्ट्रेस कॉल्स आने लगे, क्योंकि फैक्ट्री मालिकों ने भी ये कुछ नहीं किया उनके लिए। जो कंस्ट्रक्शन में थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और सरकार ने फाइनली जब माना कि हमें बांटना है, तो इतनी लंबी लाइन, 2 किलोमीटर लंबी लाइन, 1 किलोमीटर लंबी लाइन, आपका पूरा दिन गुजर रहा है कि आप लाइन में बैठे हैं तेज़ धूप के अंदर और ऐसे हाथ रख रहे हैं। और एक
एक मतलब वो डालते हैं खिचड़ी का, आप जाएं, आप उसको खा लें, फिर आप 3 घंटे और फिर से लाइन में बैठें। आपने अपने लोगों को, ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी हाथ ऐसा नहीं किया है, उनको हमने किस हालत में पहुंचाया। और बस पीड़ा यही है कि मध्यम वर्ग में हमें तकलीफ़ नहीं हुई इस सब के दौरान, और विकल्प हैं। हमने और देशों में देखा है बहुत, मतलब मैं न्यूजीलैंड की बात करूं या कुछ करूं तो अरे उनकी हालत में, आप साउथ कोरिया को देखिए, वियतनाम जो हमसे बहुत ज़्यादा गरीब देश है, वियतनाम में ऑलमोस्ट 0 तक ले आए हैं इन्फेक्शंस। और लॉकडाउन के दौरान, मतलब लॉकडाउन का एक ही जस्टिफिकेशन था कि हमें कुछ वक्त चाहिए, हम तैयारी करना चाहते हैं कि जब इन्फेक्शंस होंगे तो हमारे अस्पताल बढ़िया हो जाएंगे वगैरह। वो भी नहीं किया। हिंदुस्तान में 80% जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो ट्रेंड हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करते हैं। सिर्फ 20% पब्लिक सेक्टर के लिए काम करते हैं। अब तक तो हमें बताया गया नहीं बहुत अच्छा है, हम इंश्योरेंस दे देंगे, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जब असली दिक्कत आई तो प्राइवेट सेक्टर तो पीछे हट गया बिल्कुल। मतलब जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोग बताते हैं कि लगभग 10% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट 80% ने किया, लेकिन वो 10% भी जब हमारे अमित शाह जी बीमार पड़े या जो चीफ मिनिस्टर बीमार पड़े, तो हेल्थ मिनिस्टर बीमार पड़े, तो वो लोग ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए। लेकिन 90% जिम्मेदारी तो वो 20% पे आया, जिसको हमने ना रिसोर्सेज दिए हैं ना जो हालात हैं। उस 20% का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ने कहा कि मैं तो ENT हूँ, मैं तो फ़लाँ हूँ, मैं तो फ़लाँ हूँ, मैं मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमारे हेल्थ पर्सनल का शायद 4 या 5% लोगों ने काम किया। शताब्दी का सबसे बड़ा हेल्थ इमरजेंसी, और आपने लॉकडाउन किया, इकॉनमी को नष्ट कर दिया, लोगों को भूख के बीच में धकेल दिया। और आपने प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि हमने 1 लाख बेड्स बनाए हैं कोविड के लिए। प्रधानमंत्री हमारे, मतलब एक्चुअली क्या किया उन्होंने? इट्स नॉट क्रिएशन ऑफ बेड्स, इट्स व्हाट इज़ कॉल्ड रीपर्पसिंग। तो ये कैंसर के बेड्स हैं, इनको हम कोविड के लिए कर देंगे। अच्छा, ये TB के बेड्स हैं, हम इसको कोविड के लिए कर देंगे। फिर वो कैंसर वालों को क्या होगा, वो TB वालों को क्या होगा? ये तो बॉम्बे में, और मैं ये कहानी नहीं है, बॉम्बे में उन्होंने कैंसर वार्ड को कोविड वार्ड बनाया और कैंसर पेशेंट्स को एक ओवर ब्रिज के नीचे दरिया लगा के उनको रखा। दैट इज़ नॉट हाउ यू प्रिपेयर फॉर अ हेल्थ इमरजेंसी। इस दौरान अब लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोविड के नाम पे जो तैयारी हुई, उस जितने ज़्यादा लोग, अच्छा डिलीवरीज़ में जो प्रॉब्लम है, अबॉर्शंस में जो प्रॉब्लम है, TB के साथ जितने लोग मरे हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं जितना कोविड से मरे हैं। तो वही बात जो मैंने शुरू में कहा आपके जवाब में कि हमारा समाज ऐसा है जहाँ कुछ ज़िंदगी आपकी मेरी वो महत्व रखती हैं, बचाए जाएंगे, और बहुत सारे हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई कीमत नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारी सरकारों के लिए। तो आखिर में हर्ष ये बताएं कि ऐसा डिप्रेसिंग सिनेरियो आपने एक्सपीरियंस भी किया और आपने डिपिक्ट भी किया, तो इसमें क्या कोई उम्मीद की किरण है जिसमें समाज में इस तरीके के डिवीज़न ना हो और हर इंडिविजुअल की लाइफ जो है वो इम्पॉर्टेंट हो? आपको मालूम है कि हमारी प्रीएम्बल में एक ये भी बात कही गई है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल। तो उसकी तरफ, उस हासिल करने की तरफ कोई उम्मीद? आप कहते हैं कि आप बहुत आशावादी हैं, कुछ आपको नज़र आता है कि उम्मीद बहुत दिख रही है मुझे अभी भी। हर दूसरा हिंदुस्तानी 25 साल से कम उम्र का है। मैं मानता हूँ कि मेरी और आपकी पीढ़ी को एक देश दिया गया था, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उस देश की कल्पना बहुत खूबसूरत थी, ये सबका बराबर का देश होगा। हमने अपने बच्चों को जो देश दिया है उसमें ये सारे सपने टूटे पड़े हैं। मुझे अभी भी यकीन है कि इन नौजवानों में बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ वॉलंटियर जो करते हैं,
इतने ज़्यादा आदर्शवादी मैंने देखे हैं इस पूरे वक्त के दौरान। हम लोग 1 करोड़ मील इसलिए बांट पाए क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी से रिस्क लेने के लिए तैयार थे। एंटी CAA प्रोटेस्ट में मेरे बहुत सारे नौजवान साथी थे। जब टीवी का कैमरा आता था तो वो भागते थे, कहते हमारे माँ बाप हमें देख लेंगे तो हमारा क्या होगा। मतलब अपने माँ बाप से एक तरह से सामना कर रहे थे, मतलब उनके विचारों को रिजेक्ट कर रहे थे। नफ़रत की बात उनसे सुनने के बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, इस तरह का समाज हमें नहीं चाहिए। और मैं तो आशावादी इस कारण से भी हूँ क्योंकि सिर्फ हमारे जो संगठन में जो लोग हैं जिन्होंने काम किया और संगठन में काम किया, आम लोगों ने भी मैंने बहुत देखे। दिल्ली में मैं देख रहा था कि पुलिस वाले, वैसे कोई कानून नहीं था, लेकिन आपकी गाड़ी में अगर खाना भरा है और या पानी भरा हुआ है वगैरह तो वो रोकते नहीं, निकल जाओ। जब माइग्रेंट्स चल रहे थे, मैं कई घंटे वहाँ था, मैं देखता था गाड़ी आफ्टर गाड़ी आती थी, उसमें पानी के पाउचेस होते थे, खाना होता था। आम लोग वो किसी को वो पूरा अपना खाली करके लोगों को बांटते थे, निकल जाते थे चुपचाप, ना कोई फ़ोटो लेना ना कोई ये करना। गरीब लोगों ने उससे भी ज़्यादा एक दूसरे की सहायता की। और तो गरीबों के प्रति जो गरीबों की तरफ से जो रहम, करुणा, बंधुता मैंने देखी वो सबसे ज़्यादा थी। याद है शुरू में निज़ामुद्दीन में जहाँ बहुत ज़्यादा बेघर लोग रहते हैं, उनसे मैं बात कर रहा था तो एक आदमी था जो मैंने कहा आप अभी तक कैसे आपने मैनेज किया। उन्होंने कहा मैं थोड़ा मैं पैसे बचाता रहा, मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैंने खाना ख़रीदा और अब तक तो मैं ख़रीद के खा रहा हूँ। लेकिन सिर्फ मेरे अपने लिए मैं नहीं ख़रीद पाया, मैं अकेले रहता हूँ। मेरे साथ ये परिवार यहाँ सोती है, उनसे मैं कोई रिश्ता नहीं है, 2-3 छोटे बच्चे हैं, बीवी है, आदमी है, तो मैं सबके लिए खाना खरीदता था, मैं अकेले नहीं खा सकता था, ये उन्होंने कहा। और मैं जब निकलता एक जगह मैं देखता था कि एक ठेले में लगभग 500 पैकेट्स खाने का साइकिल ठेले में वो चलता था। तो मैंने उनसे पूछा तो एक छोटा सा टेंट वाला है, वो बताते हैं वो अपने पूरे परिवार से मिल के सुबह वो उठते थे, सब ये खाना बनाते थे और 500 पैकेट्स बना के उनको कहते थे कि जाके निकलिए और लोगों में बांटिए। तो ये छोटे उदाहरण हैं और मैं मानता हूँ अपवाद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे समाज की आत्मा अभी भी जीवित है, हमारे संविधान की आत्मा अभी भी जीवित है, उसके लिए काफ़ी है। और ये जो हर दूसरा हिंदुस्तानी आज नौजवान है, मुझे उम्मीद है, आशा है कि वो जिस तरह का हिंदुस्तान हमने उनको दिया है, अपने बच्चों को एक ऐसा हिंदुस्तान देंगे जहाँ रहम होगा, करुणा होगी, इंसाफ सबके लिए बराबरी का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष। आपके एक्टिविज्म से किसी को इतराज़ हो सकता है, लेकिन जो समाज सेवा का भाव है, जो नफ़रत के विरुद्ध आपकी मोहब्बत की जंग है, उसको देश सलाम करता है। और एकेडमिक वर्ल्ड में जो आपने 1 दर्जन के करीब किताबें लिखी हैं, 25 जो एकेडमिक वर्ल्ड में जो आपने 25 किताबें लिखी हैं, वो ये मैं समझता हूँ कि सारे सोशल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से उसमें नए नए आयाम जो हैं उनके बारे में पता चलता है कि देश में संविधान और कानून ग्राउंड पर किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपके विचारों से कोई एग्री करे या ना करे, लेकिन जो आपकी स्कॉलरशिप है और जो देश भक्ति का भाव और मोहब्बत का भाव है, उसको हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।